नमस्कार, जोहार। झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। झारखंड विधानसभा की आज 21वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और इसे लेकर विधानसभा में एक समारोह का आयोजन भी किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल रमेश बैस ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन के साथ विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो और कई विधायक भी मौजूद थे। समारोह में बीजेपी विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को उत्कृष्ट विधायक का सम्मान दिया गया, जबकि राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले शिक्षक और महिला खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। तो वहीं कोरोना काल में टीकाकरण में अव्वल रहने वाले जिलों को भी सम्मानित किया गया। मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, यह सम्मान केवल मेरा नहीं, यह पूरी विधायिका का सम्मान, मेरे सभी साथी विधायक जन का सम्मान है। पहले भी कई सम्मानित विधायक हुए हैं और भी आगे होंगे। इसका उद्देश्य विधायिका के प्रति सम्मान व्यक्त करना होता है। इधर गिरिडीह में पारसनाथ पहाड़ की तलहटी में अवस्थित मोहनपुर में पुलिस कैंप का निर्माण होना है। इसे लेकर प्रशासन की ओर से जमीन की मापी भी कर ली गई, लेकिन आदिवासी समाज के लोग अपने क्षेत्र में पुलिस कैंप निर्माण का विरोध कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि निर्माण को लेकर ना तो प्रशासन की ओर से ग्राम सभा बुलाई गई और ना ही ग्रामीणों को इस बारे में कोई जानकारी दी गई। इसे लेकर मधुबन थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में दर्जनों गांव के आदिवासियों ने पारंपरिक हथियारों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि वो जान दे देंगे लेकिन पुलिस कैंप के लिए जमीन नहीं देंगे। आजादी के 75 साल बाद भी इलाके में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिससे लोग यहां नाराज हैं। बनने से पहले मैंने पब्लिक लोग से ग्राम सभा किया जाता है। इसके बाद कोई भी योजना वो लोग ले सकते हैं, लेकिन इन लोग नहीं। मैंने बिना अनुमति से इन लोग आकर यहाँ पर कैंप बनाने के लिए योजना उन लोग लिए हैं, लेकिन ये तो नहीं है। बिना अनुमति से यहाँ कैंप बनाना या रोड बनाना या कोई भी चीज़ बनाना बिना ग्राम सभा से किया जाता है। यहाँ क्या रोड भी नहीं है, यातायात सुविधा भी नहीं है, प्लस हम लोग को यहाँ स्वास्थ्य के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्या पुलिस कैंप बनाकर हम लोग को ये सब सुविधा मिलेगी? तो सरकार से क्या मांग करते हैं आप? हम लोग को सरकार से हम लोग यही मांग है कि हम लोग को यहाँ स्वास्थ्य सुविधा दीजिए, शिक्षा सुविधा दीजिए, सिंचाई के लिए हम लोग को तालाब निर्माण कीजिए या कोई नहर निर्माण कीजिए या कूप दीजिए। ये सब हम लोग को मांग है सरकार से। और एजाज अहमद हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। एजाज, अब विरोध शुरू हो गया है पुलिस कैंप का, क्या बीच का कोई रास्ता अख्तियार किया जा रहा है? इनसे बातचीत करने के लिए कोई पहुंचे वहां अधिकारी? जी, अभी तक तो कोई अधिकारी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य और दुख की बात है कि ग्रामीण जो वहां के आदिवासी इलाके में अभी भी मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव देखा जा रहा है। ये ऐसा गांव है मोहनपुर जहां पे लोग ये विरोध प्रदर्शन आदिवासी लोग कर रहे हैं कि अभी तक वहां पे बिजली नहीं पहुंची है, यहां तक कि पीने के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। लेकिन सरकार वहां पे पुलिस कैंप बनाना चाह रही है, जिसे लेकर के वहां के जितने भी 12 से अधिक दर्जनों से अधिक गांव के आदिवासी पहुंचे और सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। एजाज, एक सवाल और उठता है कि अगर यहाँ पुलिस कैंप का निर्माण होगा तो जाहिर है बिजली पानी की सुविधा मिलेगी, सड़क की सुविधा तो उस कैंप तक पहुंचेगी। अगर ऐसी बात थी तो 75 सालों में अब तक इस गांव में ये सुविधाएं क्यों नहीं मिली? क्या वजह रह गई? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि राजनीतिकरण सबसे बड़ा वजह है, क्योंकि सरकार लगातार दावे करती है कि 100% झारखंड में इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, हर गांव तक सुदूरवर्ती इलाकों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी है। लेकिन ये सिर्फ कागजी बातें हैं और अगर प्रैक्टिकली आप जाकर के मोहनपुर जाएं, जहां पे पीर का जो अति नक्सल प्रभावित इलाका है, वहां पे हर दिन हर रोज कोई ना कोई नक्सल गतिविधियां होती है। ऐसे स्थिति में वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है। ये सिर्फ सरकार के दावों तक ही सीमित है, कागजी कार्रवाई तक ही सीमित है। लेकिन ग्रामीण वहां पे अभी भी डिमांड कर रहे हैं कि हम लोगों को सिंचाई करने के लिए नहर बनाया जाए, पीने के पानी के लिए चापानल बनवाया जाए, हम लोगों के घर में रोशनी रात को आए, हम लोग अंधेरे में रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लाया जाए। जाहिर है अगर बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो विरोध तो होगा, और यही विरोध गिरिडीह के मोहनपुर में देखने को मिला, जहां पुलिस कैंप का निर्माण होना। लेकिन अब यहां के आदिवासी जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं। पारंपरिक हथियार के साथ ये सड़क पर भी उतरे और कह रहे हैं कि जब तक इन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलेंगी तब तक कैंप का निर्माण वो नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज।
इधर देवघर में अपराधियों ने 2 युवकों को गोली मार दी है। सारवा थाना क्षेत्र के बलिया चौकी के पास की एक घटना है। इसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। उसका देवघर के सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि शादी समारोह से लौटने के दौरान दोनों युवकों पर अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग की थी। एसपी ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। कल में सुबह में क्या एक्सीडेंट हुआ उसके बाद उसके बगल में हम लोग को पैलेट मिला। एक तो हेड इंजरी है जिससे डेथ हुआ है इसका, एक इसमें चांदी का लड़का आइडेंटिफाई हो रहा है, मोहनपुर का लड़का आइडेंटिफाई हो रहा है। जब सब कुछ पूरा हो जाएगा उसको। पलामू के चैनपुर थाने में बम धमाके की जांच तेज हो गई है। पलामू के चैनपुर में हुए ब्लास्ट की जांच के लिए जगुआर की एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है। हालांकि जगुआर की तरफ से अभी तक पलामू पुलिस को अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया है, जिस कारण एफएसएल की टीम कब पलामू आएगी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल घटना की जगह को पुलिस ने सील कर दिया है। एरिया को सैनिटाइज करने के बाद ही इसकी घेराबंदी हटाई जाएगी। तो देखिए, पलामू के चैनपुर में पुलिस थाने में धमाका हुआ था। इस धमाके में 5 पुलिसकर्मी हैं वो घायल हुए थे। हालांकि आईडी ब्लास्ट की आशंका भी जताई जा रही थी, लेकिन कल जो अधिकारी जांच करने पहुंचे उन्होंने आईडी ब्लास्ट के धमाके से इनकार किया था। आज कहा जा रहा है जगुआर से एफएसएल की टीम यहां पहुंचेगी, छानबीन शुरू करेगी, लेकिन अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया पलामू पुलिस से, इसीलिए तय नहीं हो पाया वक्त कि कब जगुआर की एफएसएल टीम यहां पहुंचेगी। लेकिन यह कहा जा रहा है कि एफएसएल की टीम आएगी तो पता चल जाएगा कि यह धमाका आखिर कैसे हुआ था। इधर गोड्डा में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मेहरमा फिरोजपुर मुख्य मार्ग के सीधो खानू चौक पर यह घटना घटी। मृतक महिला का नाम हिना खातून था, जो अपनी बहन के घर शादी समारोह में आई थी। बाजार जाने के दौरान ट्रक की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। मृत महिला भागलपुर के पीरपैंती की रहने वाली थी। सड़क हादसे में मौत से नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध भी जताया और साथ ही प्रशासन से मुआवजे की मांग की। मौके पर मौजूद मेहरमा थाना इस दौरान मूक दर्शक बनी रही। वो पैदल चल रही थी, अगर बाइक से रहता, गाड़ी से रहता तो बहुत कारण था। अभी तो कोई कारण नजर नहीं आ रहा है। सारा कारण गाड़ी वाला का होगा, क्योंकि पैदल चल रहा है कोई भी तो गाड़ी वाला को दिखना मांगता है कि आदमी चल रहा है, कितना दूरी में चल रहा है, या हमको ब्रेक मार दे या साइड कर ले। अगर बाइक से रहती वो या साइकिल से रहती तो बहुत बात था उसमें कि हो सकता है बाई चांस मिस्टेक हुआ उनसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ये सारा दोष गाड़ी वाले का है और गाड़ी वाला ही किया। और नक्सली प्रशांत बोस उर्फ किशन दा के शिफ्टिंग हो रही है। जी हां, रांची के होटवार जेल में शिफ्ट किया जा रहा है प्रशांत बोस। सुरक्षा कारणों से सरायकेला जेल से उसकी शिफ्टिंग रांची की जा रही है। पत्नी शीला और 4 अन्य नक्सलियों की भी शिफ्टिंग की जा रही है। हम आपको बता दें कि प्रशांत बोस उर्फ नक्सली किशन दा पर 1 करोड़ का इनाम था। रिमांड पर लेकर पुलिस ने उससे पूछताछ भी की है। नक्सलियों का मास्टरमाइंड यानी थिंक टैंक माना जाता है प्रशांत बोस। और सुरक्षा कारणों से देखिए, सरायकेला जेल से प्रशांत बोस और उसकी पत्नी और जो और सहयोगी नक्सली है उनको रांची के होटवार जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। तो 1 करोड़ का इनामी नक्सली है प्रशांत बोस और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया था। उसके साथ सहयोगी भी नक्सली गिरफ्तार हुए थे। पुलिस ने रिमांड पर इनको लिया था। इनका हेल्थ चेकअप किया गया, इसके बाद रिम्स में इलाज भी हुआ, उसके बाद सरायकेला भेजा गया था। लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से बताया जा रहा है कि अब एक बार फिर वापस प्रशांत बोस उर्फ किशन दा को रांची के होटवार जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। सुरक्षा कारणों का हवाला दिया जा रहा है। पत्नी शीला और 4 अन्य नक्सली भी हैं जिनको यहां शिफ्ट किया जा रहा है। और प्रशांत बोस के बारे में आपको जानकारी दे दें कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली है और नक्सलियों का थिंक टैंक माना जाता है प्रशांत बोस। और हमारे सहयोगी ओम प्रकाश इस खबर पर हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, क्या शिफ्टिंग हो चुकी है प्रशांत बोस की और जो वजह बताई जा रही है, क्या यही वजह है? जी अनूप, बता दें कि जो प्रशांत बोस हैं और उनको लगातार कल से मतलब रिमांड अवधि पर लिया गया था 7 दिनों के। उसके बाद कल ही सरायकेला जेल में उन्हें शिफ्ट किया गया था, जिसके बाद जेल प्रशासन के द्वारा और जो सुरक्षा एजेंसियां उनके द्वारा भी उस सरायकेला जेल को सुरक्षित नहीं माना गया, जिसके बाद होटवार जेल शिफ्ट किया जा रहा है। फिलहाल थोड़ी देर में यह शिफ्टिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और कहा जाए तो लगातार जो जिस तरह से इंफॉर्मेशन है वो गैदर करना है, तमाम एजेंसियां जो है वो पूछताछ कर रही हैं। तो इन
सब चीजों को लेकर उन्हें होटवार जेल शिफ्ट किया गया है, क्योंकि बार बार सरायकेला से रांची लाना और यहाँ पर पूछताछ करना ये थोड़ा सुरक्षा के विषय से चिंता का सबब बना हुआ था, जिसे लेकर होटवार जेल में शिफ्ट किए जाने की बात की गई थी और उसी के आधार पर ये फैसला लिया गया है। वहीं बता दें कि सरायकेला जो इलाका है ट्राई जंक्शन का इलाका पड़ता है और वहां पर नक्सलियों की भी पैठ अच्छी खासी है, जिसे देखते हुए रांची जेल को सुरक्षित माना गया और उसके बाद यहाँ पर उनकी शिफ्टिंग के लिए प्रक्रिया की गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश। तो देखिए, नक्सली प्रशांत बोस की शिफ्टिंग की जा रही रांची के होटवार जेल। कल ही उन्हें सरायकेला जेल भेजा गया था, लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देकर उन्हें वापस सरायकेला से रांची के होटवार जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। नक्सली प्रशांत बोस के साथ उनकी पत्नी शीला और जो 4 दूसरे नक्सली हैं उनको भी शिफ्ट किया जा रहा है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली प्रशांत बोस है और नक्सलियों के बारे में कहा जाता है कि नक्सलियों के लिए ये थिंक टैंक का काम करता था। गढ़वा में रंका थाना क्षेत्र के भौरी गांव में एक जंगली हाथी की संदिग्ध स्थिति में मौत के मामले में वन विभाग की कार्रवाई जारी है। विभाग ने हाथी की मौत के बाद कई घरों में छापेमारी की, जिनमें से 2 घरों से बिजली का तार बरामद किया गया। इसके बाद 2 लोगों पर मामला भी दर्ज किया गया है। डीएफओ के मुताबिक जंगली शूकर को मारने के लिए लगाए गए तार की चपेट में आने से जंगली हाथी की मौत हो गई थी। डीएफओ ने लोगों से खेतों में बिजली का तार लगाने से बचने की अपील की है। हम लोगों ने जो तहकीकात किया है अभी तक, उससे प्राइमा फेसी यही लग रहा है कि सुअर को फंसाने के लिए इलेक्ट्रिकेशन किया जाता था, जंगली सुअर के लिए, और उसी के ट्रैप में हाथी आ गया है और हाथी की मौत हो गई। सभी गांव में एक अभियान टाइप का चलाने जा रहे हैं, जिसमें एक करेंगे हम लोग कि गांव वाले इस टाइप का ट्रैप जाल जहाँ तहाँ सूचनाते रहती नहीं बिछाएं, और अगर बिछाएंगे, अगर ऐसा होगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देश भर में हुए स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के परिणाम में साफ सफाई के लिहाज से झारखंड राज्य नंबर 1 राज्य तो बन गया, लेकिन स्वच्छ शहरों के लिस्ट में 8 पायदान नीचे गिरकर राजधानी रांची 38वें स्थान पर पहुंच गई। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद जिस रांची को स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप 10 में अपनी जगह बनानी थी, वो आखिर नीचे कैसे गिर गया। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के स्वच्छ राज्यों की सूची में झारखंड को जब पहला स्थान मिला तो क्रेडिट लेने वालों की होड़ सी मच गई, लेकिन रांची स्वच्छ शहरों की सूची में 8 पायदान नीचे गिर गया। लेकिन अब इसकी जवाबदेही लेने को कोई तैयार नहीं हो रहा। न्यूज 18 की टीम जब सफाई व्यवस्था का जायजा लेने राजधानी की सड़कों पर निकली तो हकीकत सामने आ गई। रांची के मुख्य सड़क मेन रोड में कचड़े का अंबार लगा हुआ था और कुत्ते उसके आसपास घूम रहे थे। यह तस्वीर बताने के लिए काफी थी कि जो स्थान हमें मिला है हम उसी के लायक थे। हालांकि जब इस मामले में इलाके के पार्षद से जवाब मांगा गया तो वो भी बहाने बनाने लगे। वो तो गलती कर रहा, साफ सफाई कराना चाहिए। यहाँ हम लोग बस छोड़ने भटकवाते हैं तो हमेशा इसी तरह रहता है। एक अलग लेबर होना चाहिए जो स्टैंड बाय लेबर रहेगा, क्योंकि 1.5 महीना से त्योहार का समय चल रहा है और सभी लेबर को पूर्ण रूप से त्योहार में लगा दिया गया है। यानी कि दुर्गा पूजा का सफाई करो, तालाब का सफाई करो, सिर्फ और सिर्फ दीपावली का कचरा उठाओ। तो निश्चित रूप से घरेलू कचरा और स्ट्रीट में हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल राजधानी रांची की सफाई की जिम्मेदारी जोंटा और सीडीसी 2 कंपनियों को दी गई है। ऐसे में सफाई व्यवस्था को सुचारू ढंग से अंजाम देने के लिए 2400 कर्मचारी और 200 निगम के गाड़ियों के सुबह सड़कों पर निकलने का दावा किया जाता रहा, लेकिन जानकारी के मुताबिक यह आंकड़ा सिर्फ कागजी खेल है। सफाई कर्मचारियों और गाड़ियों की संख्या कम कर उनके नाम से भुगतान का खेल खेला जाता है। ऐसे में इस व्यवस्था के बीच राजधानी रांची के कुल 53 वार्डों में स्वच्छता की उम्मीद कैसे की जा सकती है। हालांकि महापौर का साफ कहना है कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव की वजह से ऐसा हो रहा है। जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों पर बड़ी सवाल उठता है, लेकिन हम लोग भी जितना प्रयास करना है करते हैं। लगातार सुबह से लेकर रात तक हम लोग प्रयास करते हैं कि कहीं भी गंदगी ना रहे। लेकिन इसकी गंदगी का जो भी रैंक आया है, ये हम केवल प्रतिनिधियों का ऊपर सवाल नहीं उठना चाहिए, ये उठना चाहिए उन अफसरों के ऊपर जो केवल फाइल पे ही काम करते हैं। यहाँ तो 2 कंपनी को दिया है
एक जुंटा है और एक CDC है। ये दोनों को काम करना है। अब ये दोनों कैसा काम करेगा, जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं कर पाएगा। तो आप तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को दरकिनार करके अकेले चलना चाहते हैं, तो तबे एकला चलो रे में कभी कुछ काम होता नहीं है। हर महीने राजधानी रांची की सफाई व्यवस्था पर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए जाते हैं। 2400 से ज़्यादा कर्मचारी और 200 से ज़्यादा गाड़ियां शहर की सफाई व्यवस्था में लगी रहती है, लेकिन वजह बताया जा रहा है कि विधायिका और कार्यपालिका के टकराव की वजह से राजधानी जो है इस साल पिछले साल की तुलना में 8 पायदान गिरकर 38वें स्थान पर पहुंच गया। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने JSSC के बाद JTET की परीक्षा में मैथिली, मगही और भोजपुरी भाषा को हटाए जाने पर अपनी सफाई दी। लोहरदगा पहुंचे वित्त मंत्री ने कहा कि जो भाषा राज्य स्तर पर बोली जाती है उसी भाषा को राज्य स्तरीय परीक्षा में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड का गठन ही झारखंड की अस्मिता को बचाने के लिए किया गया। ऐसे में सीएम ने जो भी फैसला लिया है वो सोच समझ कर लिया है। लेकिन स्टेट लेवल में जो बोली है भाषा नहीं है। भाषा का मतलब क्या हुआ? जिसका साहित्य हो, जिसकी पढ़ाई हो। तो ये भाषा रीजनल लैंग्वेज हैं, रीजनल क्षेत्रीय भाषाएं हैं जिनकी पढ़ाई होती है, आदिवासी भाषाएं हैं जिनकी पढ़ाई होती है, उसी को शामिल किया गया है। और जब झारखंड अलग हुआ तो एक उद्देश्य के साथ हुआ कि झारखंडी अस्मिता को, पहचान को बचाने के लिए कोई पैदा हुआ है, ये सृजन हुआ, झारखंड का गठन हुआ है। तो उसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है। बात को लोगों को समझना चाहिए। हजारीबाग में बड़कागांव प्रखंड के आदिवासी बहुल आंगो पंचायत के गड़कुआ, सखुआ टोला, नहरिया ढोला ढोल कथा में आजादी के बाद से लोग बिजली आने की बाट जोर हैं। आज भी गुड़कुआ के घरों में ग्रामीण ढिबरी और लालटेन के सहारे रात काटने को मजबूर हैं। सरकार सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का दावा तो करती है, लेकिन गुड़कुआ का अंधेरा उनकी दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। वहीं विद्युत विभाग बिजली कनेक्शन के लिए लोगों के आवेदन का महज इंतजार कर रहा है। लेन नहीं है, भात तीयन का से पकाएंगे, डिबरी जला के पकाते हैं, बुझ जाता है तो कीड़ा मकोड़ा भी गिर जाता है भात तीयन में। हम लोग वही वाला तकलीफ है। जब से हम लोग आए हैं तब से एकदम अंधेरे में रहते हैं। मतलब दुनिया में पूरा है लेन और यहाँ एकदम नहीं दिया है हम लोग को। हम लोग स्कूल जाते हैं लेकिन बहुत परेशानी होती है रात को पढ़ाई करने में। डिबरी भी एक ही है, लेकिन घर उधर रसोईया तरफ ले जाएगा कि पढ़ेंगे इसलिए, और अच्छा से पढ़ नहीं सकते हैं और बोर्ड एग्जाम भी लिखने वाले हैं बहुत से बच्चे यहाँ। झारखंड सरकार खिलाड़ियों को हर सुविधा मुहैया कराने और खेल को विकसित करने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन गुमला जिले के सुदूरवर्ती गांव में विलुप्त हो रही आदिम जनजाति के खिलाड़ी गुमनामी और लाचारी का जीवन जीने को मजबूर हैं। गुमला के घोर नक्सल प्रभावित इलाके में आज झारखंड की एक खिलाड़ी जंगल से लकड़ियां चुनने को मजबूर है। चैनपुर अनुमंडल के जुर्मू पंचायत के गनिदरा गांव की रहने वाली सुमंती कभी स्कूल और कॉलेज लेवल पर खो-खो में राज्य का नाम रोशन करती थी। हौसला तो उड़ने का था, लेकिन गरीबी ने पांव में ऐसी बेड़ियां जकड़ी कि 2017 में डुमरी महाविद्यालय में BA पार्ट 1 में नामांकन कराने के बावजूद परीक्षा भी नहीं दे पाई और पढ़ाई भी छूट गई। आज सुमंती लकड़ी बेच गुजारा कर रही है। मैं स्कूल में 6 क्लास से 12वीं तक का पढ़ाई कस्तूरबा में की, तो वहीं स्कूल में ही रहकर खो-खो खेल रही थी और मेरा सिलेक्शन इंदौर के लिए हुआ था नेशनल लेवल पर। अभी तक कुछ नहीं मिला है। अभी गरीबी की वजह से हम और आगे की पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं और नर्स ट्रेनिंग या फिर जो भी सरकार कराएंगे बोले थे वो भी नहीं करा रहे हैं। सुमंती विलुप्त हो रही कोरवा आदिम जनजाति से हैं। सरकार आदिवासियों के विकास और उनको बढ़ावा देने के लिए कागज पर योजनाएं बनाती है, लेकिन हालात आपके सामने है। सुमंती से भी वादे किए गए, लेकिन वादे कभी सुमंती तक पहुंच ही नहीं सके। हालांकि सरकार के वादे और दावे अब भी जारी हैं।
सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी अभी शुरू किए हैं खिलाड़ियों की नियुक्ति का, और पॉलिसी बनी हुई है और भी बनेगी और भी इसमें विकास किया जाएगा। तो अगर इस तरह का है तो पहला तो हम डीसी से बात करेंगे, अगर उनके संज्ञान में है कि नहीं, अगर संज्ञान में है तो पहला तो काम करेंगे वैसे लोगों को हम राशन कार्ड का व्यवस्था करेंगे, और वैसे अगर राशन कार्ड उनके पास नहीं होगा तो राशन कार्ड तो तुरंत दिला देंगे, हम दिला देंगे ताकि खाने का दिक्कत उनको नहीं हो। नक्सल प्रभावित क्षेत्र से होने के बावजूद सुमंती ने खेलने और पढ़ने का हौसला दिखाया, लेकिन सरकार के दावे ना तब दिखे और ना अब दिखते हैं। खैर, सुमंती ने हिम्मत नहीं हारी है, बस इंतजार है सरकार से मदद मिलने की। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।